नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। पिछले लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कवर कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने आपसे चर्चा करके बताया था कि बेसिकली रिस्पायरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन किस तरीके से किया जाता है। और उसके अंतर्गत हमने दो प्रोसेस के बारे में बताया था आपको, पहला क्रेब्स और दूसरा ग्लाइकोलिसिस। और उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जब एक ग्लूकोज का अणु का विखंडन होता है तो टोटल 38 एटीपी का किस तरीके से निर्माण किया जाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है इन एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो हमने आपको वहां पे प्रोसेस बताया था कि वहां पे आप प्रेशर को हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करेगी। तो अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमको यह देखना है कि हमारे शरीर की आवश्यकता किस चीज की होती है। जब हम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का विखंडन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमको शरीर से बाहर करना होता है। तो इस वजह से हमको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, कोशिकाओं से यानी कि एल्वोलाई के माध्यम से शरीर से बाहर करना है और कार्बन ऑक्सीजन को एल्वोलाई के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक पहुंचना है। तो इस क्रिया में हमने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन से मिलता है उसके पश्चात यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पश्चात ये कोशिकाओं तक पहुंचेगा और देन आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन उस कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। अब इसमें से थोड़ा सा आपका यहाँ पे ये देखना है कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पे जो है चार प्रकार के वॉल्यूम पाए जाते हैं, चार प्रकार के आयतन पाए जाते हैं। जब हम साधारण अवस्था में श्वास लेते हैं तो लगभग 500 ml वायु हमारे फेफड़े में यानी कि लंग्स में प्रवेश करती है। जब हम साधारण अवस्था में सांस लेते हैं तो लगभग 500 ml वायु हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। इसे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इसे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उस दौरान लगभग 3500 ml वायु हमारे लंग्स में प्रवेश करती है और इसे फेफड़े का वाइटल वॉल्यूम कहा जाता है, इसे फेफड़े का वाइटल वॉल्यूम कहा जाता है। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब हम सामान्य अवस्था में श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण कुछ कोशिकाएं हमारी अनाक्षी श्वसन भी करने लगती हैं और यही कारण होता है कि वहां पे लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है जो कि अस्थायी दर्द का कारण बनता है। तो जब हम सामान्य अवस्था में श्वास लेते हैं तो 500 ml, लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उस समय वाइटल वॉल्यूम के अंतर्गत 3500 ml वायु प्रवेश करती है और कुछ मात्रा में वायु हमारे फेफड़े में हमेशा रिजर्व अवस्था में पाई जाती है, हमेशा वहां पे पाई जाती है। इसे फेफड़े का रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। फिर से मैं बता दूं आपको कि सामान्य अवस्था में श्वास लेंगे तो टाइडल वॉल्यूम के अंतर्गत 500 ml वायु प्रवेश करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो वाइटल वॉल्यूम के अंतर्गत लगभग 3500 ml वायु प्रवेश करती है और प्रत्येक स्थिति में हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में लगभग 2300 ml वायु रिजर्व अवस्था में पाई जाती है। इसे फेफड़े का रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। तो अगर यहां से यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे फेफड़े का या हमारे लंग्स का टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल सामर्थ्य कितना होता है, कितनी मात्रा में वो वायु को ग्रहण कर सकती है, तो यहां से आपका आ जाएगा 5800 ml, क्योंकि 3500 ml हम गहरी सांस लेते हुए और 2300 रिजर्व अवस्था में पाई जाती है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो लगभग टोटल लंग्स कैपेसिटी जो निकलकर हमारे आती है सामने वो कितनी है, 5800 ml। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चार वॉल्यूम्स हैं, टाइडल, वाइटल और रेजिडुअल और टोटल लंग्स कैपेसिटी, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला जो चैप्टर हमारा है वो है नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय।
बात इसकी शुरुआत करें इससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक घटना की चर्चा करना चाहता हूं, उसके पश्चात हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं और उस मॉल में अगर कोई पेन पड़ी हुई है, पेन रखी गई है, और पेन को अगर आप देखते हैं तो आप उस दौरान आपके शरीर में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए मॉल में आपने पेन को देखा, तो पेन को देखते आप कैसे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? जब प्रकाश की किरण इस पेन पर पड़ी होगी और इस पेन से टकराने के पश्चात वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे आई होगी, और आंखों ने उसका प्रतिबिंब यानी कि रेटिना जो वहां पे पाया जाता है, उस रेटिना ने उसका प्रतिबिंब बनाया होगा उल्टा, और मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन की अगर मैं बात करूंगा तो ब्रेन उसको समझ लेता है सीधा, और उसके पश्चात हमारा ब्रेन एनालिसिस करता है, विचार करता है, और उसके पश्चात आप ये समझ पाते हैं कि जो वस्तु मेरे द्वारा देखी जा रही है वो क्या है, एक पेन है। और उसके पश्चात ब्रेन यह भी आपको आदेशित करता है कि क्या आपको इस पेन की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो ब्रेन पुनः आदेश करता है कि आप अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, पिकअप कर लीजिए, उस पेन को उठा लीजिए, और उसके पश्चात हम यह क्रिया करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और पेन को हम पकड़ के देखने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक पेन को देखने के लिए आपके शरीर में इतनी सारे जो है घटनाएं घटित हुई, और ये अगर घटनाएं घटित हुई हैं तो जाहिर सी बात है इसमें शरीर के कई अंग, शरीर के कई ऑर्गन जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। बिना समन्वय के, बिना कोऑर्डिनेशन के हम किसी भी कार्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर ठीक उसी प्रकार से है कि अगर किसी भी कार्य को करना है तो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जितने भी अंग हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो प्रत्येक कोशिकाओं का एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक समन्वय होता है, और इन्हीं समन्वय के द्वारा वह किसी कार्य को संपादित करते हैं। अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में कोऑर्डिनेशन की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस तंत्र को सौंपी गई है, वो दो तंत्र निकल के सामने आते हैं। पहला आता है आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों तंत्र बेसिकली मिलाकर हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी कार्य को संपादित अगर करना है तो आगे अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर, दोनों साथ में मिलकर हमारे शरीर के सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करने में मदद करते हैं। यही कारण होता है कि विज्ञान की एक अलग शाखा ही बना दी गई, जिसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को इंक्लूड किया गया, और वो शाखा निकलकर सामने आती है कौन सी, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की भी बातें करते हैं, इसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी तंत्र की भी बातें करते हैं। कुल मिला के हम यहां पे यह देखने का प्रयास करते हैं कि मानव शरीर किस तरीके से किसी कार्य को संपादित करने में उसके विभिन्न प्रकार के जो हिस्से हैं, उसका ब्रेन है, उसका स्पाइनल कॉर्ड है, उसका सेल, उसका टिश्यू किस तरीके से कोऑर्डिनेट आपस में करते हैं, किस तरीके से वे आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो हम यहां पे बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और आगे चल के हम डिटेल से एंडोक्राइन सिस्टम और उससे निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ, जिसको हम आगे चल के हम हार्मोन्स कहेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे। ये जो चैप्टर रहेगा ये पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा किस पे, नर्वस सिस्टम पे। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके पश्चात हम एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, मिक्स्ड ग्लैंड, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाएगा, तो शरीर को सोचने, समझने, समन्वय स्थापित करने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। शरीर को सोचने, समझने और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आप मॉल में जाते हैं, पेन को खरीदना है, तो ब्रेन और हमारे हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, हमारी आंखों, हमारी ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ होगा।
तो ये कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है, ये समन्वय होना आवश्यक है, तभी हम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होंगे। अब ऐसी क्या चीज है इस तंत्रिका तंत्र में, इस नर्वस सिस्टम में, जो ये सारे कार्यों को संपादित कर पाने में सक्षम बनाएगी? आगे चल के हम चर्चा करने वाले हैं न्यूरॉन की। ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण आपके व्यवहारिक जीवन से भी है। नर्वस सिस्टम आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से ब्रेन हमारा कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी जटिल संरचना पाई जाती है और किस तरीके से वह कार्यों को संपादित कर पाने में सक्षम होती है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि फेफड़े के अंदर कार्य कौन कर रहा है? एल्वोलाई, जिसको हम वायु कोष्ठक कहते हैं या कूपिकाएं कहते हैं। तो फेफड़े के अंदर एक्सचेंज तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, लेकिन फेफड़े में कहां पे? एल्वोलाई में। तो हमने कहा था कि एल्वोलाई जो है वह लंग्स की, यानी कि फेफड़े की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कार्य करता है? तंत्रिका तंत्र के अंदर एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के माध्यम से हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। किस प्रकार की सूचना? अगर मान लीजिए हमने किसी गर्म वस्तु को टच किया, तो यह सूचना जो है ब्रेन तक जाती है। उसके बाद ब्रेन उसको डिकोड करके पुनः जो है हमारे हाथों को जो है उस सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जितनी भी सूचनाएं, जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, वो तंत्रिका तंत्र में किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं? वो जाते हैं न्यूरॉन के माध्यम से। न्यूरॉन ही वह इकाई होता है जो तंत्रिका तंत्र में कार्य करता है। इसी वजह से न्यूरॉन को हम तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे कि तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हाइड्रा से मानी जाती है। हाइड्रा एक प्रकार का जीव होता है, एक प्रकार का सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव होता है। तो हाइड्रा से क्यों मानी जाती है तंत्रिका तंत्र की शुरुआत, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्यों हाइड्रा जीव से ही हम मानते हैं कि यह तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है? क्या उससे पहले नहीं था? क्या उसके बाद नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए सबसे प्रारंभिक जीव था हमारे जगत में अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव था और ये अपने आप में अकेले ही अपना न्यूट्रिशन कर लेता था, अपना रिस्पायरेशन कर लेता था, ये सारी क्रिया आपस में ये कर लेता था अकेले। इसके पश्चात जब अमीबा से डेवलप किया गया तो पोरीफेरा में हम आते हैं। तो पोरीफेरा में क्या हुआ कि सभी जो जीव थे ये साथ में रहना शुरू किए, लेकिन आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई समन्वय स्थापित नहीं करते थे। ये जीव अपना कार्य करता था, ये जीव अपना कार्य करता था, ये अपना कार्य करता था, ये अपना कार्य करता था। एक तरह से अर्बन सिविलाइजेशन को फॉलो करते थे। ये किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, साथ में तो रहते थे लेकिन मतलब किसी से कुछ भी नहीं था। इसके पश्चात डेवलप होता है जीव। तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत एक नया जीव आता है जिसको हम कहते हैं आपका हाइड्रा। हाइड्रा की अगर आप संरचना देखेंगे, हाइड्रा की संरचना आप देखेंगे तो हाइड्रा में क्या होता है? एक जीव के अंदर जो कई प्रकार के अंग पाए जाते थे वे अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपादित करते थे। जैसे नीचे का जो हिस्सा था, इसका रूट सिस्टम जो था, ये मूवमेंट करता था, ये संचलन करता था। इसके आगे वाले ये प्रवर्धी जो संरचनाएं पाई जाती थी, ये क्या करती थी? ये पोषण करने का कार्य करती थी। इधर की जो संरचनाएं थी ये स्टेबिलिटी को प्रदान करती थी, इसके अस्थायित्व को प्रदान करती थी। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के अंग जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कोई चलने का कार्य कर रहा है, कोई पोषण प्रदान करने का कार्य कर रहा है, कोई स्टेबिलिटी प्रदान करने का कार्य कर रहा है, और उसके पश्चात एक जीव आपस में एक दूसरे के साथ में सामंजस्य स्थापित कर रहा है।
ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर की अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो जैसा कि हमने आपको एक उदाहरण देके समझाया कि अगर आपको एक पेन खरीदना है तो आपने देखा कि हमारे आंखों, हमारे मस्तिष्क, हमारे हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित है। अगर थोड़ा सा भी ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, मस्तिष्क डिस्टर्ब हो गया, तो आप पेन को देखते रहिएगा लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको उठा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन ताल्लुकात बिगड़ गया है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाइड्रा से हम इस वजह से कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन था, जबकि इससे पहले के जो जीव थे उसमें कोऑर्डिनेशन की कोई भी भावना नहीं थी। इसी वजह से कहा जाता है कि हाइड्रा से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया, तंत्रिका तंत्र की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो आगे अब हम बात करने वाले हैं कि न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन, किस तरीके से सूचनाएं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य से होते हुए एक निश्चित सेल तक, निश्चित कोशिका तक पहुंचती हैं। तो अगर मैं न्यूरॉन की बात करूंगा तो न्यूरॉन के बारे में एक फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, मानव शरीर की यह सबसे लंबी कोशिका होती है। याद रखिएगा, यहां पे मैं सबसे लंबी शब्द बोल रहा हूं, सबसे बड़ी कोशिका नहीं बोल रहा हूं। अक्सर लोग यहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं लंबी और बड़ी में। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। अगर मैं सबसे बड़ी कोशिका की बात करूंगा तो ओवम, फीमेल ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ओवम। और अगर हम बोलेंगे वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तब हम कहेंगे आपका न्यूरॉन। तो ये दोनों में अंतर आप हमेशा स्पष्ट रखेंगे, गलतियां हो जाया करती हैं। तो आपने यहां पे देखा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन की अगर हम संरचना की बात करें तो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं बेसिकली 3 हिस्से इसके होते हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं पूरा, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं या फिर इसको हम साइटोन का नाम देते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसको ये जो प्रवर्धी संरचनाएं निकली होती हैं इसको डेंड्रॉन कहा जाता है। तो 3 हिस्से होते हैं बेसिकली इस न्यूरॉन के। कौन कौन से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला जो हिस्सा होता है उसको एक्सॉन कहा जाता है। दूसरा जो हिस्सा होता है उसको साइटोन कहा जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसको डेंड्रॉन कहा जाता है, डेंड्रॉन। तो 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, एक्सॉन, साइटोन और डेंड्रॉन। कहां कहां पे संरचनाएं होती हैं उसको समझ लेते हैं। एक्सॉन की बात अगर करें, एक्सॉन की बात, तो आप ये पूरी जो संरचना देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी संरचनाएं देख रही हैं ये क्या है आपका एक्सॉन का। उसके पश्चात ये जो आप संरचना देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का जो संरचना देख रहे हैं इसे कहा जाता है साइटोन। और डेंड्रॉन की बात करेंगे तो ये जो प्रवर्धी संरचनाएं निकली हुई हैं इसके चारों तरफ, इसको डेंड्रॉन कहा जाता है। और यही डेंड्रॉन आगे चलकर और भी शाखान्वित हो जाता है और भी हिस्सों में बंट जाता है, इसको डेंड्राइट कहा जाता है। तो डेंड्रॉन आगे चल के डेंड्राइट में कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, या फिर हम बात करें कि पाथवे, रास्ता कैसे तय करता है सूचना हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ये डेंड्राइट। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहले सूचना को जो है कलेक्ट करता है कौन? ये डेंड्राइट। कैसे कलेक्ट करता है ध्यान समझने की प्रयास करिएगा। हम बात करेंगे अभी न्यूरॉन की, तो हम आगे हम आपको बताएंगे कि हमारे शरीर में लगभग 100 बिलियन पाई जाती हैं तंत्रिकाएं। 100 बिलियन, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा है। और मैं केवल एक न्यूरॉन के बारे में आपको समझा रहा हूं, जबकि हमारे शरीर में लगभग 100 बिलियन की संख्या में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी मदद से सूचनाओं का आदान प्रदान मानव शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है।
तो मान लीजिए ये हमारे हाथों में पाई जाने वाली एक तंत्रिका है। जैसे ही मान लीजिए हमारे हाथों को या पैरों की मान लीजिए ये तंत्रिका है, तो पैर को जब मान लीजिए कि कोई काटा यहां पे चुभा इसको, तो इस सूचना को ये डेंड्राइट पहले क्या करेगा, कलेक्ट करता है। उसके पश्चात ये डेंड्राइट जो है ये आगे भेजता है किसके पास, साइटोन के पास। साइटोन से होते हुए ये एक्सॉन पे जाता है और एक्सॉन के पास जैसे गया, यहां पे जो आप संरचना देख रहे हैं, यहां पे जो संरचनाएं देख रहे हैं, यहां पे पाए जाते हैं सिनेप्टिक नोड्स, यहां पे पाए जाते हैं आपके सिनेप्सिस नोड पाए जाते हैं। तो ये जो सिनेप्सिस नोड होते हैं, सिनेप्सिस नोड जो होते हैं, इनका सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि ये दूसरे प्रकार के न्यूरॉन के डेंड्राइट को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, हमने कहा सूचना डेंड्रॉन से होते हुए साइटोन, साइटोन से होते हुए एक्सॉन। अब एक्सॉन के नीचे ये जो रूट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहां पे सिनेप्सिस बॉन्ड पाए जाते हैं या सिनेप्सिस नोड्स पाए जाते हैं। सिनेप्सिस नोड का सबसे बड़ा कार्य होता है कि अगर ये दूसरी तंत्रिका को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। अब यहां से जो शुरू होगा, यहां से ये दूसरी प्रकार के जो तंत्रिका होती है उसका ये डेंड्रॉन वाला हिस्सा जाके इसके सिनेप्टिक बॉन्ड से क्या होगा, लग जाएगा और पुनः सूचना जो है इस दूसरे न्यूरॉन में, पुनः दूसरे न्यूरॉन से एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर आगे बढ़ेगा, फिर तीसरी संरचना का जो आपका डेंड्रॉन होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, पुनः सूचना जो है इस तरीके से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। कहां तक जाएगा, मानव ब्रेन तक, मानव मस्तिष्क तक जाएगा। और जब मानव मस्तिष्क उसको समझ लेगा, उस पर विचार कर लेगा कि आपने जिस वस्तु को टच किया है वो गर्म है, अगर आप ज्यादा देर तक वहां पे उपस्थित रहेंगे या जो भी कोशिका उसके संपर्क में रहेगी वो जल सकती है, तो मानव मस्तिष्क को पुनः आदेश देता है कि हमको वहां से तुरंत हट जाना चाहिए या उस कोशिका को वहां से हटा लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और पुनः इसी प्रक्रिया के माध्यम से पहले डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन और एक्सॉन से पुनः दूसरे तंत्रिका का डेंड्रॉन जो लगा होता है, उस पाथवे से होते हुए सूचनाएं हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तंत्रिकाएं मानव के शरीर में जो होती हैं तीन प्रकार की पाई जाती हैं, न्यूरॉन तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहले प्रकार के न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, दूसरे प्रकार के न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहते हैं और तीसरे प्रकार के न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन कहते हैं, इंटर न्यूरॉन, मध्यस्थ न्यूरॉन भी कहते हैं इसको। यहां पे सेंसरी का जो सबसे बड़ा कार्य होता है वो कार्य क्या करता है कि वो जहां कहीं भी घटनाएं होती, जहां कहीं भी सूचनाएं होती हैं, इसको एडॉप्ट करने की कोशिश करता है, इसको कलेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस डेंड्राइट वाले हिस्से में कौन से न्यूरॉन पाए जाते होंगे, तो सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते होंगे। सेंसरी न्यूरॉन का सबसे बड़ा कार्य होता है कि वो सूचनाओं को ग्रहण करता है और कहां पे पहुंचाता है, ब्रेन तक। तो यानी कि विभिन्न अंगों से ये सूचनाओं को ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये मोटर न्यूरॉन जो होता है, पुनः जो सूचना ब्रेन ने जो एनालिसिस कर लिया है, जो विचार कर लिया है, पुनः उस निश्चित अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि अगर हम बात करें कि सेल से ब्रेन तक सूचना जो ले जाने में मदद करती है वो कौन सी न्यूरॉन होती है, सेंसरी। और पुनः हम बात करें कि ब्रेन से जो सेल तक पुनः जो सूचना जाती है उसको मदद कौन करती है, आपका मोटर न्यूरॉन। और ये इंटर न्यूरॉन सबसे महत्वपूर्ण होती है और मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई न्यूरॉन होती है तो उसका नाम क्या है, इंटर न्यूरॉन। काम क्या होता है इसका, काम ये होता है कि ये एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका से जोड़ने में मदद करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक तंत्रिका का जो एक्सॉन होता है, वो दूसरे तंत्रिका के डेंड्रॉन से लगा होता है। यहां से हमने आपको बताया कि ये एक्सॉन का पार्ट्स खत्म होता है, यहां पे सिनेप्सिस बॉन्ड है, तो सिनेप्सिस बॉन्ड जो है ये दूसरे तंत्रिका का क्या है, ये डेंड्रॉन से क्या रहता है, यहीं पे लगा रहता है। तो ये जो सूचना यहां से लेके दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है,
यहां से यहां दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है, पुनः दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होती है, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होती है। तो ये जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बेसिकली एक विद्युत आवेग के माध्यम से ये ट्रांसफर होते हैं और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंटरन्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। पहली महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो इंटरन्यूरॉन होता है, ये मानव शरीर का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला न्यूरॉन होता है। और दूसरा, इसका कार्य जो है वह एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में जो सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं, वह इसी इंटरन्यूरॉन के माध्यम से ट्रांसफर होती हैं, इसी इंटरन्यूरॉन के माध्यम से ट्रांसफर की जाती हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या कार्य है? वो कोशिकाओं से, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जो सूचनाएं होंगी उनको कलेक्ट करेगा और ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मोटर न्यूरॉन का कार्य क्या होगा? ये जो एनालिसिस किया हुआ मैटर होगा, इसमें ब्रेन से जो सेल तक मैसेज जाना है उसमें ये मदद करेगा। और इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, इन दोनों को लिंक करने का जो कार्य कर रहा है, या फिर हम कहें कि एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका को आपस में जो बांधने का कार्य कर रहा है, जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, जो लिंक करने का कार्य कर रहा है, उसका नाम है इंटरन्यूरॉन। तो आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरन्यूरॉन का क्या इंपॉर्टेंस होती है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण न्यूरॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इंटरन्यूरॉन। और कार्य क्या होता है? एक कोशिका से, एक तंत्रिका, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाओं को ले जाने में मदद करना। अब आगे बात करते हैं न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें मानव के शरीर की, क्योंकि हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में आपके दिया गया है कि नर्वस सिस्टम मनुष्य में बेसिकली 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनको हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। पहला जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में भी हमने बता दिया है केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। अगर इसको थोड़ा सा एक्रोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले को कहा जाएगा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे को कहा जाता है पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, यह मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसको क्यों केंद्रीय कहा गया है? जाहिर सी बात है कि अगर कहीं भी आप समाज में भी देखते हैं तो जो केंद्रीय भूमिका में होता है, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कोई चीज को, तो उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी चीज की होती है। तो अगर मैं मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर में भी जो भी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही हैं, या जो भी मैं कोऑर्डिनेशन की बारे में बात कर रहा हूं, जो भी मैं समन्वय के बारे में बात कर रहा हूं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसका? ब्रेन का। ब्रेन का। उसके पश्चात किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड का। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसको मैं इस वजह से बता रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैं बात करूं मानव शरीर की, तो मान लीजिए कि अगर मनुष्य के शरीर के ये एक शरीर है और यहां से कोई भी प्रतिक्रिया हो रही, इसके पैरों से कोई प्रतिक्रिया हो रही, या इसके हाथों से कोई प्रतिक्रिया हो रही है, तो जब सूचनाएं या जो मैसेजेस जब जाते हैं ब्रेन तक, जो सूचनाएं या मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं, अगर यहां से ये प्रक्रिया कट जाए, ये स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर जाए,
या ये ब्रेन काम करना बंद कर जाए तो आपके शरीर की बची हुई जो भी अंग तंत्र हैं वे सारे कार्य करना बंद कर देंगे। अगर ब्रेन मनुष्य का काम करना बंद कर जाए तो विश्वास मानिए, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बेहोश है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है तो ब्रेन को वो कुछ पल के लिए निष्क्रिय अवस्था में डाल दिया जाता है। तो उस अवस्था में हम पूरे शरीर को उसके काट के अलग कर दें तब भी उसके शरीर को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी संवेदनाएं हैं, चाहे ठंडा, चाहे गर्म, चाहे दर्द, चाहे भूख, चाहे प्यास, चाहे रक्तचाप, चाहे कुछ भी मैं बात करूं, जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी आप चीजों को महसूस करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो महसूस कहां से होती हैं? इस ब्रेन से। इस ब्रेन के माध्यम से ही कोई वस्तु हमको ठंडा, गर्म, दर्द, प्यास, भूख, सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी ब्रेन की होती है। अगर ब्रेन डेड हो जाए, व्यक्ति जो है 50 सालों तक, 10-10, 20-20 सालों तक जो है कोमा की अवस्था में रहता है। और कोमा की अवस्था में क्या उसको कभी ठंडा, गर्म, दर्द का कभी अनुभव होता है? नहीं, क्योंकि उस समय उसका ब्रेन जो है वो डेड होता है। और उस अवस्था के दौरान उस व्यक्ति को अगर हम काट के भी अलग कर दें तब भी उसको पता नहीं चलेगा या उसको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन कार्य करना इस समय बंद कर चुका है। और जैसे ही ब्रेन कार्य करता है, जैसे ही ब्रेन कार्य करना शुरू करता है, उसका पूरा शरीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरे शरीर की जो संरचना है, वह भी धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है और वो भी मूवमेंट करने लगती है, वो भी कार्य करने लगती है। और ब्रेन का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा भी, आगे हम चल के पढ़ेंगे कि ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रेन का अगर छोटा सा भी हिस्सा कार्य करना बंद करे तो हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, एक बड़ा हिस्सा जो है काम करना बंद कर सकता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम ब्रेन की बात करेंगे। और दूसरी संरचना है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है मेरुरज्जु। इसको कहा जाता है हिंदी में मेरुरज्जु कहा जाता है। मेरु का मतलब होता है रीढ़ और रज्जु का मतलब होता है रस्सी। रस्सी यानी कि हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी में जो रस्सी नुमा एक तंत्रिकाओं का जाल है, एक तंत्रिकाओं का जाल है, उसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड या उसे कहा जाता है मेरुरज्जु। फिर से मैं बता दूं कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा कशेरुक दंड है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम आगे चल के कहेंगे, उस वर्टिब्रल कॉलम में, उस रीढ़ की हड्डी में जो है एक संरचना, एक रस्सी की भांति, एक रस्सी की भांति जो है, इस तरीके से संरचना एक रस्सी की भांति जो है लटकी रहती है। और इसी संरचना को कहा जाता है बेसिकली क्या? इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड या इसे कहा जाता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु के बारे में बात करेंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इसके पश्चात बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल का मतलब होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि पीएनएस की मैं बात करने जा रहा हूं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा? ब्रेन और क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए एक संरचना हमने आपको बताया कि ये ब्रेन, ये मान लीजिए ब्रेन। ब्रेन के पश्चात हमने आपको बताया ब्रेन पहला हिस्सा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और उसके पश्चात ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं रस्सी की भांति, एक तंत्रिकाओं का जो जाल नीचे लटका हुआ है कशेरुक दंड में, इसको क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों संरचनाओं को छोड़ने के पश्चात, यानी कि अगर हम ब्रेन को हटा दें और ये स्पाइनल कॉर्ड को हटा दें, इन दोनों संरचनाओं को हटा दें, उसके पश्चात जो भी संरचना हमारे शरीर में दिखेगी, जो भी कोशिका दिखेगी, उस कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो तंत्रिकाएं दिखेंगी, वो सारे तंत्रिकाएं किसके अंतर्गत होंगी? वो पीएनएस के अंतर्गत आएंगी। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ने के पश्चात मानव शरीर के और जितने हिस्से में तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, वो सारी तंत्रिकाएं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी, जिसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दें तो क्या क्या बच रहा है? हमारे आंखों की संवेदनाएं बच रही हैं, नाक की संरचनाएं बच रही हैं, हमारे स्वाद की संरचनाएं बच रही हैं, हमारे दोनों हाथ के अंग बच रहे हैं, उसमें पाए जाने वाली कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं पाई जा रही हैं, हमारे दोनों पैर बचेंगे। तो इन हाथ में, पैरों में पाए जाने वाली, इस चेहरे में पाई जाने वाली जो तंत्रिकाएं आएंगी, वे सारी तंत्रिकाएं किसके अंतर्गत आएंगी? वे पीएनएस के अंतर्गत आएंगी, वे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलना चाहें कि कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो बस इस तरीके से आप मोटा मोटी समझ लीजिएगा कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ने के पश्चात मानव शरीर की जितने हिस्सों में और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, वे सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है दो प्रकार के नर्व पाए जाते हैं, उसके बारे में अभी हम डिटेल से देखेंगे, एक एक करके ब्रेन को भी देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को भी देखेंगे। पीएनएस के अंतर्गत दो और संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है क्रेनियम, दूसरा है स्पाइनल। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ये दो संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या कार्य होता है समझिएगा। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ने के पश्चात सारे क्या हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा कि हमारे चेहरे में कि जैसे कि हमने बताया कोई वस्तु हमने देखा, पेन को हमने देखा, तो यहां पे हमारे आंखों में कुछ संरचना जो है संवेदना आपकी गई, और उसके पश्चात ये आंखों की जो संरचना है, रेटिना जो है, वो कार्य करने के पश्चात यहाँ की जो ऑर्गन है, जो इंपल्स है, जो आवेग है, इसको ग्रहण करने के पश्चात यहाँ की तंत्रिकाएं ने फॉरवर्ड किया कहां पे? ब्रेन के पास। तो यानी कि हमारे इस आंखों में भी तंत्रिकाएं होंगी, यहां पे भी न्यूरॉन्स होंगे। तो ये न्यूरॉन्स किससे बंधे हुए हैं, किससे अटैच हैं? ये अटैच हैं ब्रेन से। किससे अटैच हैं? ब्रेन से। तो ब्रेन से कुछ जो है तंत्रिकाएं जो होती हैं वो लगी होती हैं, ये आते हैं किसके अंतर्गत? ये क्रेनियम के अंतर्गत आते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारे ब्रेन से कुछ तंत्रिकाएं निकली होती हैं, ब्रेन से कुछ तंत्रिकाएं निकली होती हैं जो हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को आपस में जोड़े रखती हैं, आपस में ज्वाइंट रखती हैं। ये जो हिस्सा होता है क्या होता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, और इसको हम क्रेनियम नर्व्स कहते हैं। जैसे कि हमारे आंखों की जो है संवेदना या इंपल्स, या फिर हमने कोई मीठा पदार्थ ग्रहण किया, तो ये स्वाद की अनुभूति कौन देगा? स्वाद की अनुभूति, अभी मैं बात स्वीट बर्ड्स की नहीं कर रहा हूं, मैं स्वाद कलिकाओं की बात नहीं कर रहा हूं। स्वाद कलिकाएं आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर ब्रेन कार्य नहीं कर रहा है तो स्वाद की अनुभूति नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को 2 बजे उठा के रसगुल्ला दे दीजिए मीठा, तो विश्वास मान के चलिएगा कि उसके जिह्वा पे भले ही स्वाद कलिकाएं पूरी तरीके से हों, स्वीट बर्ड्स हों, लेकिन उसको उतना मीठा नहीं लगेगा जितना कोई व्यक्ति अगर चेतन अवस्था में, अगर कोई जागृत अवस्था में है, जितना मीठा उसको लगेगा उतना मीठा वह वस्तु उस सोते हुए व्यक्ति को नहीं लगेगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ब्रेन, उस समय उसका ब्रेन एक्टिव है, कार्य कर रहा है। तो हमारे चेहरे, हमारे मुंह, हमारे नाक, कोई चीज हम स्मेल होता है तो उसको हम महसूस करते हैं, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का इंपल्स है, इसको भी ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ये गंध को जो है ये भी एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो हम स्वाद की अनुभूति कर रहे हैं, जो हम गंध की अनुभूति कर रहे हैं, या कोई वस्तु हम जो देखकर विचार कर रहे हैं, इन सारी जो सूचनाएं होती हैं वो कहां से, किससे लगी होती हैं? ये ब्रेन से लगी होती हैं, ब्रेन से निकली हुई तंत्रिकाओं से लगी होती हैं। और ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये क्रेनियम नर्व्स के अंतर्गत आती हैं। और आगे हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत लगभग 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, और यही 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हमारे इस पूरे चेहरे के हिस्से को जो है कवर करती हैं। यहां से जितने भी इंपल्स आती हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आती हैं, उन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के पश्चात जो है उसको ब्रेन को फॉरवर्ड करती हैं। किसको फॉरवर्ड करेंगी? ब्रेन को फॉरवर्ड करेंगी। क्यों ब्रेन को फॉरवर्ड करेंगी? क्योंकि ये डायरेक्टली किसके टच में है? ये ब्रेन के टच में है। आगे बात करने वाले हैं पीएनएस के अंतर्गत जो दूसरी संरचना है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल का मतलब होता है क्या? मेरुरज्जु। इस वजह से इसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व,
क्योंकि ये जो नर्व है, ये जो तंत्रिका है, वो कहां से निकली हुई है? तो यह निकली हुई है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। यानी कुछ ऐसी भी तंत्रिकाएं हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो कि कहां से निकली हुई हैं? जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं, जो कि मेरुरज्जु से निकली हुई हैं। तो मेरुरज्जु से लगी हुई तंत्रिकाओं को हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। और ब्रेन से लगी हुई तंत्रिकाओं को हम किसके अंतर्गत बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्रेनियम नर्व। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन सी संरचना लगी होगी? हमारा हाथ, इस रीढ़ की हड्डी से जो तंत्रिकाएं हैं उससे लगी होती हैं। जैसे कोई पिन हमारे हाथों में चुभता है तो पहले ये मैसेज हमारे हाथ की सेंसरी जो नर्व्स होती हैं उसको कलेक्ट करती हैं, और उसके पश्चात इन हाथों के माध्यम से कहां पे फॉरवर्ड करेंगी? तो ये नर्व कहां पे? ये स्पाइनल कॉर्ड को देंगी। ये यहां पे हमारा हाथ होगा, तो हमारे हाथ को मान लीजिए कोई भी संवेदना ग्रहण किया तो ये पहले कहां पे जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड के पश्चात जो है ये कहां पे फॉरवर्ड हो जाएंगी? ब्रेन के पश्चात। और ब्रेन उसके पश्चात एनालिसिस करेगा, और ब्रेन पुनः आदेश करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, पुनः स्पाइनल कॉर्ड जो है इस हाथ की कोशिकाओं को आदेशित करेगा कि वस्तु अपने हाथों को हटाना है कि वहीं पे रखे रहना है। और जैसे मान लीजिए पैर की जो तंत्रिकाएं हैं, अगर हमारे पैरों के नीचे कुछ भी आया, कोई भी वस्तु आई जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, कोई कांटा आ गया, कोई गर्म वस्तु आ गई, तो पैरों को हटाना है तो क्या होगा? पहले यहां से जो संवेदना है जाएगी किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। बीच का रास्ता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड, उसके पश्चात ये मैसेज पहुंचेगा ब्रेन के पास, ब्रेन उसको एनालिसिस करेगा। किस तरीके से एनालिसिस करता है और कैसे ये समझ जाता है कि ये वस्तु हमारे लिए हानिकारक है अथवा नहीं, अभी उस पर हम बात करेंगे कि ये बेसिकली स्मृतियों को ग्रहण करता है और उसको चेतन अवस्था में हमेशा रखता है। तो जब यहां से इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड ग्रहण कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, उसके पश्चात ये फॉरवर्ड कर देगा ब्रेन के पश्चात। ब्रेन क्या करेगा? उसको एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के पश्चात तुरंत मैसेज फॉरवर्ड करेगा स्पाइनल कॉर्ड को। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ये जटिल कार्य है और कितना तीव्र गति से ये होता होगा। नेचर की ब्यूटी को समझने का प्रयास करिएगा कि कितना तेज, और कोई वस्तु हमारे गर्म वस्तु आती है पैरों के नीचे तो कितनी तेजी से ये मैसेजेस जाते होंगे ब्रेन के पास, और कैसे ये ब्रेन एनालिसिस करके जो है तुरंत फॉरवर्ड कर देता होगा इस पैरों के पास या जो भी कोशिका उससे संबंधित है। तो मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकली होती हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और जो ब्रेन से निकली हुई तंत्रिकाएं होती हैं उसको हम क्रेनियम नर्व्स कहते हैं। और अगर हम बात करें क्रेनियम की तो कितनी होती है? 12 जोड़ी। पेयर में 12 जोड़ी होती है, या टोटल में कितना होगा? 24। और अगर हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है तो 31। पेयर में कितना होता है? 31, 31 जोड़ी होती हैं। अब समझ सकते हैं कि हमारे हाथों को भी कवर करना है, हमारे पैरों को कवर करना है, तो यहां पे संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा। जबकि यहां पे किसको कवर करना होता है? केवल और केवल हमारे मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से को। इस वजह से यहां पे संख्या क्या है? कम है। इसी वजह से क्रेनियम नर्व्स की संख्या कम होती है, जबकि स्पाइनल नर्व्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम से क्रिस्टल क्लियर आपकी सारी चीजें होनी चाहिए कि क्रेनियम की संख्या 12 पेयर होती है और स्पाइनल 31 में पाया जाता है, 31 जोड़ी में। अब आगे मैं बात करने जा रहा हूं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त का मतलब होता है कि जो अपने कार्यों को संपादित करने में खुद सक्षम हो, उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, ये स्वायत्त है, ये स्वतंत्र तो है, लेकिन यह स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। आप स्वतंत्र हुए हैं लेकिन आप स्वच्छंद अभी नहीं हुए हैं। आपको स्वतंत्रता है, आप रोड पे चल सकते हैं, लेकिन आपके लिए नियम कानून बनाए गए हैं कि नहीं, आप हमेशा बाएं से ही चलेंगे। तो आप स्वतंत्र हैं लेकिन आप स्वच्छंद नहीं हैं। और वहीं पे जब आप घर पे रहते हैं तो आप वहां पे स्वच्छंद हो जाते हैं। आप चाहे जिधर मूव करिए घर पे, कोई नहीं कहने वाला है कि ये बाएं चल रहे हो दाएं चल रहे हो। लेकिन पुनः जब पिताजी आते हैं तो आप एक प्रोटोकॉल के तहत आ जाते हैं,
वहां पे आप क्या हो जाते हैं, पुनः आपकी स्वच्छंदता जो है वो स्वतंत्रता में कन्वर्ट हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने कार्यों को कर पाने में समर्थ है, लेकिन ऐसा कभी आप नहीं ये सोचेंगे कि ये पूरी तरीके से ब्रेन से डिस्कनेक्ट होता है या ब्रेन जो है इसको आदेशित नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं अभी आगे चल के हम बात करेंगे कि ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बेसिकली कुछ हार्मोन को स्रावित करके अपने कार्यों को संपादित करता है। और इस हार्मोन पर नियंत्रण कौन रखता है, तो इस हार्मोन पर नियंत्रण हमारा मस्तिष्क उस पर भी रखता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि बेसिकली जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है ब्रेन का, वो हाइपोथैलेमस इस हार्मोन्स पे भी नियंत्रण करता है। तो कैसे हम ये कह देंगे कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से स्वतंत्र है? तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ये स्वतंत्र है लेकिन स्वच्छंद नहीं है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्व्स की और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स की, जिसको हम हिंदी में अनुकंपी और परानुकंपी कहते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, तो कमरे में बैठे हुए अगर कोई एक शेर इंटर कर जाए आपके कमरे में, तो उसके पश्चात आपके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, वे सारी की सारी क्रियाएं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगी। क्या वहां पे आप सोचेंगे कि अपनी हम आंखों की पुतली को फैलाएं, विस्तारित करें कि ना करें? क्या वहां पे आप ये सोचेंगे कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वह बढ़े अथवा घटे? क्या आप उस समय पाचन की क्रिया में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, तो क्या आप उसको आदेशित कर सकते हैं? तो ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वे सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाओं को भी ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कवर करता है। तो इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, और अगले लेक्चर में हम बहुत डिटेल से देखेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन किस तरीके से कार्य करता है, ब्रेन का वजन कितना होता है, उसको सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाता है, और कैसे ये इतना सेंसिटिव ऑर्गन होने के पश्चात भी हमारे शरीर के पूरी रूपरेखा, पूरी सूचनाओं और किस तरीके से पूरे शरीर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करता है, और इसके कितने भाग होते हैं। बेसिकली अगर मैं मस्तिष्क के भागों के बारे में चर्चा करूंगा तो काफ़ी डिटेल से हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क के 3 हिस्से बढ़ते हैं। उसके पश्चात भी आगे चल के सेरिब्रम, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, तो ये कई हिस्से बढ़ जाते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन्हीं कार्यों के आधार पे ब्रेन के कई हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे कल शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पश्चात आएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और देन आपका ऑटोनोमस सिस्टम। आशा करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको न समझ में आया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। उस कमेंट को जो है अगले दिन जो है अगर रिलेवेंट रहा तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।